नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। देखो भैया, अपने गांधी युग के बारे में चर्चा कर रहे थे और जो लास्ट का अपना वीडियो था वो था अपने सर्वयशोरी पूर्ण स्वराज्य या कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और नेहरू कमेटी रिपोर्ट। ये दोनों वीडियो की चर्चा अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। मतलब नेहरू रिपोर्ट और पूर्ण स्वराज्य की मांग, ये दोनों टॉपिक अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, किस लिए प्रारंभ हुआ, थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके ऊपर। देखो भैया, महात्मा गांधी जो थे, इन्होंने जनवरी 1930 ईस्वी में अपनी 11 मांगे थी। उन 11 मांगों को मानने के लिए किसके समक्ष रखी ये मांगे? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के सामने जनवरी 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपने 11 मांगे रखी और इन 11 मांगों को मानने के लिए जो अंतिम समय दिया वो क्या था? 31 जनवरी 1930 को दिया। समझ रहे हो कि महात्मा गांधी जी 11, अब देखो 11 मांग कौन सी है, पहले तो वो बातें कर लेते हैं। मोटी मोटी मांगों में देखो, नशीली दवाओं पर क्या लगाई जाए? रोक लगाई जाए। जो राजनीतिक बंदी है उनको रिहा किया जाए। इसके अलावा भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा नमक बनाने की अनुमति दी जाए या नमक कर समाप्त किया जाए। लगान में कमी की जाए। इसके अलावा सेना के व्यय में क्या की जाए? कटौती की जाए। इस प्रकार की कुल महात्मा गांधी की 11 मांगे थी, जो महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में भी प्रकाशित की थी। और इन मांगों को किसके समक्ष रखा? लॉर्ड इरविन, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ये देखो, 1926 से 1931 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे और इन मांगों को पूरा करने का समय दिया था 31 जनवरी 1930 को। लेकिन लॉर्ड इरविन ने इन मांगों को मानने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तब गांधी जी ने एक पंक्ति कही थी कि मैंने झुककर रोटी मांगी थी, लेकिन मेरे को बदले में क्या मिला? पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियां समाप्त। यह बात महात्मा गांधी ने कही थी और महात्मा गांधी ने यह बात कहने के बाद में अपना जो साबरमती आश्रम था, उस साबरमती आश्रम से, बताया हुआ है मेरा साबरमती आश्रम अपने अहमदाबाद में, ठीक है। इस साबरमती आश्रम से एक यात्रा प्रारंभ की। उस यात्रा का नाम था दांडी यात्रा और उसी यात्रा के फलस्वरूप जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वह आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखो भैया, सविनय का मतलब क्या होता है? सविनय अवज्ञा, अवज्ञा का मतलब मानने से मना कर देना या इनकार कर देना। मतलब सविनय का अर्थ हो गया कि अंग्रेजों की किसी भी प्रकार की कोई विनय, कोई विनती, कोई प्रार्थना पत्र या कोई भी रिक्वेस्ट है, उसको क्या कर दो? बहिष्कार कर दो, उसकी अवज्ञा कर दो, उसकी अवहेलना कर दो। यही क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन है। देखो, महात्मा गांधी ने क्या किया भैया? 12 मार्च 1930 ईस्वी को 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 शिष्यों के साथ में साबरमती आश्रम से गुजरात के जो दांडी नामक स्थान है, उस दांडी स्थान के लिए एक 78 शिष्यों के साथ में जो यात्रा प्रारंभ की, उसी यात्रा को दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930 को। कितने शिष्यों के साथ में? 78 शिष्यों के साथ में। कहां से? साबरमती आश्रम से। कहां के लिए? दांडी के लिए। और यह यात्रा जो थी वो कितने दिन की थी? 24 दिन में यह यात्रा पूरी हुई थी और 240 मील की यह यात्रा थी। मतलब 12 मार्च को यह यात्रा स्टार्ट हुई और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी कहां पहुंचे? दांडी पहुंचे। और दांडी में जो समुद्र है वहां पर नमक बनाकर कौन सा कानून तोड़ा? नमक कानून तोड़ा। क्लियर है यहाँ तक की स्टोरी? इसी यात्रा को गांधी की दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो नमक बनाने वाले लोग थे, एक जाति थी मलंग जाति, जो दांडी में समुद्र से नमक बनाती थी। उस मलंग जाति ने गांधी जी को एक उपाधि भी दी थी, वह उपाधि थी मलंग बाबा। और गांधी जी की जो दांडी की यात्रा है ना, साबरमती आश्रम से लेकर गांधी जी ने जो दांडी तक यात्रा की, इस यात्रा को सुभाष चंद्र बोस ने, या सुभाष चंद्र बोस है ना, इस सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की
साबरमती आश्रम से लेकर जो दांडी तक की यात्रा है, उस यात्रा की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट की एल्बा से लेकर पेरिस की यात्रा के साथ में की है। मतलब सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की तुलना किससे की है? नेपोलियन बोनापार्ट की एल्बा से पेरिस की यात्रा से साथ में की है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, इस आंदोलन में भी अपने क्या हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी वहां पहुंच गए और नमक कानून तोड़ दिया और मलंग जाति ने मलंग बाबा की उपाधि दी। और 6 अप्रैल को ही महात्मा गांधी ने जो आंदोलन स्टार्ट किया, उस आंदोलन को अपने इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो भैया, इसके प्रस्ताव क्या थे, कार्यक्रम क्या थे? देखो, प्रस्ताव और कार्यक्रम सेम टू सेम वही है जो असहयोग आंदोलन में थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी को अपनाना, वकालत छोड़ना, स्कूलों का बहिष्कार करना, सारे के सारे वही है। इसमें सिर्फ 2 चीजें और जोड़ी गई थी। वो 2 चीजें क्या थी कि जो शराब है, उस शराब की दुकानों पर क्या दिया जाए, धरना दिया जाए, जिसको क्या कहा गया, पिकेटिंग कहा गया। और दूसरा, कर न देने का अभियान भी इस आंदोलन के तहत चलाया गया। मतलब करबंदी भी, कर नहीं देंगे, यह भी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव में शामिल था। अब बात करते हैं भैया, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने, या देखो कौन से स्थान पर इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? देखो, यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और जब महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से रवाना हुए थे, तब महात्मा गांधी ने देखो एक बात कही थी कि मैं बिना स्वराज्य की प्राप्ति के वापस इस आश्रम में पैर नहीं रखूंगा। यह पंक्ति भी महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कही थी। देखो ध्यान रखना, 12 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ की, 78 शिष्य के साथ में यात्रा स्टार्ट हुई। 240 मील की यात्रा थी, 24 दिन में पूरी हुई। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी दांडी पहुंचे और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। वहां पर इनको मलंग बाबा की उपाधि दी गई। यहाँ तक क्लियर है? और 6 अप्रैल 1930 को ही जो आंदोलन प्रारंभ किया, उस आंदोलन को अपने इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन की देखो एक खास बात रखना, असहयोग आंदोलन और इस आंदोलन में जो फर्क था वो क्या था? असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, लेकिन इस आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी घट गई थी। मतलब असहयोग आंदोलन के मुकाबले मुसलमानों की संख्या इस आंदोलन में कम थी। देखो 1930 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था और धीरे धीरे यह आंदोलन जो है वो संपूर्ण भारत में अपने फैल गया था। अब बात करते हैं भारत में किस क्षेत्र में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अर्थात पाकिस्तान में। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पाकिस्तान जो है, इस पाकिस्तान में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें अपने इतिहास में सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक संगठन था भैया जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। इस खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के माध्यम से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पाकिस्तान में, और इसे अपने लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? देखो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि उत्तर पश्चिमी प्रांत पाकिस्तान में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। या क्वेश्चन आ जाए सीमांत गांधी के नाम से अपने किसे जानते हैं, या सीमांत गांधी का प्रमुख संगठन कौन सा था, या इस आंदोलन को कौन से नाम से जानते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं नागालैंड की। देखो नागालैंड में आंदोलन का नेतृत्व किया था गोडिनेल्यू ने, जो एक नागा कन्या थी, और यह इस आंदोलन के दौरान पुलिस के साथ में हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली का शिकार हो गई या पुलिस के द्वारा मारी गई। इसी गोडिनेल्यू को अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी, या इसे नागाओं की
रानी कहकर संबोधित किया। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागाओं की रानी के नाम की संज्ञा किसके दी थी? तो नागालैंड की थी गौंडीन्यलू। इसके बाद में बात करते हैं भैया तमिलनाडु में। देखो तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो किया था सी राजगोपालाचारी ने। सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया और इन्होंने नेतृत्व करते हुए मद्रास में साबरमती आश्रम की तर्ज के ऊपर एक नया आश्रम स्थापित किया था जिसका नाम था तिरुचेनगोडम आश्रम। तिरुचेनगोडम आश्रम की स्थापना किसने की थी? सी राजगोपालाचारी ने की थी। कहां पर? मद्रास में की थी। और किस आश्रम की तर्ज पर? साबरमती आश्रम की तर्ज पर। अब बात करते हैं भैया केरल की। केरल में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था के केलपड़ ने। केलपड़ ने केरल में सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। अब बात करते हैं अपने धरासना की। देखो यहां पर सबसे मेन है धरासना कहां पर पड़ता है? अपने गुजरात में। देखो गुजरात में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इसका नेतृत्व किया था अपने सरोजनी नायडू और गांधी जी के पुत्र थे मणिपाल। इन्होंने नेतृत्व किया था और इन्होंने नेतृत्व करते हुए ही धरासना में एक नमक डिपो था, उस नमक डिपो के ऊपर आंदोलन करने की योजना बनाई थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार को इस हमले की या इस योजना का क्या चल गया? पता चल गया और ब्रिटिश सरकार ने सरोजिनी नायडू गांधी जी के पुत्र मणिपाल के ऊपर इतनी बर्बरता से अत्याचार किए कि अपने एक समाचार पत्र था फ्रीमैन, ये बेब मिलर, इस बेब मिलर के संपादक थे जिनका नाम था फ्रीमैन। उन्होंने लिखा कि एक सभ्य राष्ट्र में ऐसा जो हुआ है अपने वो एक सभ्य राष्ट्र को शोभा नहीं देता। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बार समझना इसको। देखो धरासना गुजरात में पड़ता है और यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व किया था सरोजिनी नायडू और गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने। देखो हुआ क्या था, इन्होंने योजना बनाई थी नमक डिपो के ऊपर आक्रमण करने की। लेकिन तभी वहां पर क्या हुआ, नमक डिपो के ऊपर आक्रमण करने की योजना का पता किसको चल गया? ब्रिटिश सरकार को चल गया और ब्रिटिश सरकार ने इनके और इनके साथी के ऊपर इतनी बर्बरता से अत्याचार किए कि एक समाचार पत्र था, इसका नाम था बेब मिलर और इसके संपादक थे फ्रीमैन। इन्होंने लिखा कि धरासना में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो अत्याचार हुआ है, जो एक प्रकार से जो शोषण हुआ है, वो किसी सभ्य राष्ट्र में ऐसा नहीं होना चाहिए या किसी सभ्य राष्ट्र में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इस प्रकार की बर्बरता कहां पर हुई थी? धरासना गुजरात में हुई थी। आगे बात करते हैं। देखो भैया इसी आंदोलन के दौरान जो छोटे बच्चे थे उन छोटे बच्चों ने अपनी सेना बनाई थी जिसका नाम था वानर सेना, और जो लड़कियां थी उन लड़कियों ने अपनी सेना बनाई, उसका नाम क्या था? माजरी सेना। इस प्रकार की छोटे छोटे संगठनों की स्थापना भी इस आंदोलन के दौरान हुई थी। अब देखो होता क्या है, जब यह आंदोलन 1930 के अंत तक जब यह आंदोलन अपने पूरे वेग पर था, मतलब संपूर्ण भारत में यह जब भयंकर रूप से फैल गया था, तब 1930 ईस्वी में गांधी जी को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। और कौन सी जेल में डाला गया था? यरवदा जेल में डाला गया था, जो कहां पर है? अपने पूना में है। पूना की यरवदा जेल में 1930 ईस्वी में गांधी जी को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। तब इस आंदोलन का नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी ने। जब गांधी जी जेल में चले गए थे तब इस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? अब्बास तैयब जी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। अब देखो क्या होता है, अब इसी आंदोलन के दौरान बीच में आ जाते हैं अपने गोलमेज सम्मेलन। देखो अपने सिलेबस में गोलमेज सम्मेलन नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मोटे मोटे तौर पर एक बार इनकी चर्चा कर लेते हैं। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया और 1930, 1931 और 1932 इन 3 सालों में ब्रिटेन में 3 सम्मेलन हुए थे, जिन्होंने अपने इतिहास में गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है।
कौन से सम्मेलन है? गोलमेज सम्मेलन। देखो 3 हुए थे, पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। पहले सम्मेलन के दौरान गांधी जी जेल में थे, अर्थात कहने का मतलब हो गया पहला जो सम्मेलन हुआ था, देखो ये तीनों ही सम्मेलन ब्रिटेन में हुए थे। ब्रिटेन में जेम्स पैलेस जो महल है वहां पर हुए थे, और पहला सम्मेलन जो हुआ था वह सम्मेलन असफल हो गया क्योंकि इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। बात करते हैं दूसरे सम्मेलन की। देखो दूसरा सम्मेलन होने से पहले गांधी जी के साथ में जो इरविन की 11 मांगे थी, गांधी जी ने जो अभी मैंने बताया था ना आपको 11 मांगे, वो लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की 11 मांगों को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया, और गांधी जी को जेल से क्या कर दिया? रिहा कर दिया। समझ रहे हो? 1931 ईस्वी में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। रिहा इसलिए किया गया था क्योंकि अगर कांग्रेस इन सम्मेलनों में शामिल नहीं होगी तो सम्मेलन का कोई महत्व या कोई फायदा नहीं होगा, उनका कोई सारांश नहीं निकलेगा। तब ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को रिहा कर दिया, और 5 मार्च 1931 ईस्वी को लॉर्ड इरविन और गांधी जी के मध्य एक समझौता हुआ जिसे अपने इतिहास में गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। यह समझौता कहां पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था, इसलिए इस समझौते को अपने दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और समझौता होने पर यह डिसाइड किया गया कि जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार जो है वो क्या करेगी? नमक कर को समाप्त कर देगी, लगान में भी कमी करेगी, नशीली दवाओं पर जो रोक लगी है, नशीली दवाओं के ऊपर रोक लगाई जाएगी, भारतीयों को अस्त्र शस्त्र रखने की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जिन व्यक्तियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज है उनको छोड़कर जितने भी अन्य राजनीतिक कैदी है उनको क्या कर दिया जाएगा? रिहा कर दिया जाएगा। इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की मांगे लॉर्ड इरविन के द्वारा मान ली गई, और यही समझौता अपने इतिहास में गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के बाद में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी अपने निजी सचिव महादेव देसाई के साथ में ब्रिटेन गए थे, राजपुताना नामक जहाज में बैठकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। हालांकि महात्मा गांधी के अलावा और भी गए थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर कोई गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था तो वह कौन था? महात्मा गांधी। अब देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन सुनना। महात्मा गांधी को ब्रिटेन में एक व्यक्ति ने तो कहा था अर्धनंगा फकीर, और एक उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और बहुत बार लड़के कंफ्यूज भी होते हैं। देखो अर्धनंगा फकीर किस लिए कहा था? क्योंकि महात्मा गांधी आपको पता है कि धोती के अलावा कुछ भी नहीं पहनते थे, ऊपर का शरीर उनका वैसे ही रहता था, कोई बनियान भी नहीं पहनते। तो अर्धनंगा फकीर तो कहा था इनको फ्रैंक मोरिस ने, ध्यान रखना इनके नाम। और देशद्रोही फकीर कहा था इनको चर्चिल ने। देशद्रोही फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। और यह गोलमेज सम्मेलन भी जो है वो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य यहाँ पर मतभेद हो गया था। इस वजह से दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी क्या हो गया? असफल हो गया, और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में वापस कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। आपको इतना जानना है कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे में भाग लिया था। महात्मा गांधी अपने निजी सचिव महादेव देसाई के साथ में गए थे, राजपुताना नामक जहाज के माध्यम से गए थे, और वहां पर फ्रैंक मोरिस ने अर्धनंगा फकीर और चर्चिल ने देशद्रोही फकीर कहकर संबोधित किया। 1932 ईस्वी में भैया महात्मा गांधी भारत वापस आ गए। क्यों? क्योंकि गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था। तब महात्मा गांधी जी की जो मांगे थी उन मांगों के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने एक प्रकार से आनाकानी करनी प्रारंभ कर दी थी। तो महात्मा गांधी वापस यहाँ पर भारत आ गए, और भारत में आने के बाद में महात्मा गांधी ने 1 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। देखो पहली बार आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 6 अप्रैल 1930 को। दूसरी बार प्रारंभ किया था 1 जनवरी 1932 को आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? विलिंगटन था।
क्योंकि लॉर्ड इरविन तो 1931 तक ही था। 1932 ईस्वी में गवर्नर जनरल आ गया वेलिंगटन। इसने कांग्रेस को एक देशद्रोही संस्था घोषित करके कांग्रेस का बहिष्कार कर दिया और गांधी जी को पकड़कर वापस पूना की यरवदा जेल में डाल दिया। 1932 को यरवदा जेल में डाल दिया। 1933 ईस्वी में गांधी जी की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने पर गांधी जी को पुनः क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। तब तीसरी बार महात्मा गांधी ने वापस सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और अंतिम बार सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था 1934 में। चौथी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और 1934 ईस्वी में ही गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया और 1934 ईस्वी में ही गांधी जी ने कांग्रेस भी छोड़ दी। तो ये था भैया अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन। काफी मोस्ट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन एग्जाम में इस आंदोलन से पूछे जाते हैं। अगर आपके कोई चीज समझ में ना आई हो, किसी में कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल।